ऑपरेशन सिंदूर का कैटलिस्ट एक ब्रूटल टेररिस्ट हमला था। यह हमला पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। इस हेइनस एक्ट में 26 इनोसेंट सिविलियंस की दुखद मौत हो गई। मरने वालों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक थे। इस हिंसा की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF के नाम से भी जाना जाता है, पर डाली गई। यह ग्रुप बड़े पैमाने पर लश्कर-ई-तैयबा, जो एक जानी मानी टेररिस्ट एंटिटी है, का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पहलगाम हमला इमीडिएट प्रोवोकेशन था, जिसने इंडियन अथॉरिटीज को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बढ़ते खतरे से निपटने और सिविलियंस के खिलाफ ऐसी हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक मजबूत रिस्पॉन्स देने पर मजबूर किया। इस एग्रेशन के जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह ऑपरेशन 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी रात को शुरू हुआ। शुरुआती हमले 7 मई 2025 को सुबह 1:05 और 1:30 के बीच एकदम प्रिसाइज तरीके से किए गए। इंडिया ने आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को एक फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी मिलिट्री एक्शन बताया। इसका मुख्य स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था, गैप 2S। इसका मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में मौजूद जरूरी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था। इसका बड़ा गोल उन टेररिस्ट ग्रुप्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना था जो इंडिया के खिलाफ हमले करते हैं और उनकी प्लानिंग करते हैं, ताकि नेशनल सिक्योरिटी को सुरक्षित रखा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर का इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टीफेसेटेड था। क्रूशल जानकारी एडवांस्ड सैटेलाइट सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज के जरिए अहम जानकारी बहुत सावधानी से इकट्ठा की गई थी। इसे एरियल रिकॉग्निशंस के लिए सोफिस्टिकेटेड ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और मजबूत किया गया। इसके अलावा जमीन पर मौजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने जरूरी रियल टाइम जानकारी दी, जिससे ऑपरेशनल प्लानिंग में काफी मदद मिली। इंडियन एयरफोर्स ने मिशन सक्सेस सुनिश्चित करने और रिस्क्स को कम करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। इन टैक्टिक्स में डिटेक्शन से बचने के लिए टेम्परेरी रेडार ब्लैकआउट्स करना शामिल था। इसके अलावा नो टाइम एडवाइजरीज के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल ने इंडियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को छिपाने में मदद की, जिससे ऑपरेशनल सरप्राइज बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर के बाद इंडिया का सबसे बड़ा और कॉम्प्लेक्स मिलिट्री अभियान था। इसमें बहुत सावधानी से कोऑर्डिनेटेड मल्टी डोमेन हमले शामिल थे। ये हमले अपनी हाई प्रिसीजन के लिए जाने जाते थे, जिनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में स्पेसिफिक लोकेशंस को टारगेट किया गया। इस ऑपरेशन ने काउंटर टेररिज्म के प्रति इंडिया के अप्रोच में एक बड़ा बदलाव दिखाया। इसने अपनी सीमाओं के बाहर से आने वाले खतरों से प्रोएक्टिवली निपटने के लिए एक बेहतर कैपेबिलिटी और मजबूत इरादा दिखाया। इसके स्केल ने स्थिति की गंभीरता और टेररिस्ट नेटवर्क्स को प्रभावी ढंग से और निर्णायक रूप से खत्म करने और रीजनल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की इंडिया की कमिटमेंट को दिखाया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। IAF एयरक्राफ्ट ने हाई प्रिसिजन सुनिश्चित करने और कोलैटरल डैमेज को कम करने के लिए एडवांस्ड स्टैंड ऑफ वेपनरी का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किए गए सोफिस्टिकेटेड म्यूनिशंस में स्कैल्प मिसाइल्स, जिन्हें स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, शामिल थी, जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं। इनके साथ हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सिस्टम्स भी थे, जो प्रिसीजन ग्राउंड अटैक्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी की एक और परत जुड़ गई। इन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स की मदद से IAF ने इंडियन पायलट्स की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हुए सेफ डिस्टेंसेस से डेजिग्नेटेड टारगेट्स पर सटीक हमला किया, जिससे ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस बढ़ गई। ऑपरेशन में कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सावधानी से टारगेट किया गया। लश्कर-ई-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 9 स्पेसिफिक साइट्स की पहचान की गई और उन पर हमला किया गया। इन ग्रुप्स का इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहने का एक लंबा इतिहास रहा है। इन टारगेट्स का चुनाव प्रिसाइज इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया था, जिसका मकसद उनके कमांड स्ट्रक्चर्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज और लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स को बाधित करना था। इन अलग अलग ठिकानों पर कोऑर्डिनेटेड हमलों का मकसद उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को जोरदार झटका देना था। इस कार्रवाई का मकसद भविष्य में हमले प्लान करने और उन्हें अंजाम देने की उनकी क्षमता को कम करना था।
जिससे सभी के लिए रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ सके। कई अहम हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इनमें से एक सबसे अहम था पाकिस्तान के मुरिडके में मरकाज ताइबा। यह फैसिलिटी लश्करी ताइबा के जाने माने हेडक्वार्टर्स के तौर पर काम करती थी, जो उसके ऑपरेशंस का एक बड़ा हब था। एक और क्रिटिकल टारगेट पाकिस्तान के बहावालपुर में स्थित मस्जिद मरकाज सुबहान अल्लाह था। यह साइट जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के तौर पर काम करती थी। इन सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर हमला करना बहुत जरूरी था। इसका मकसद इन ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप को दिशाहीन करना और पूरे क्षेत्र में उनकी नापाक गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने की उनकी क्षमता को बुरी तरह से बाधित करना था, जिससे उनके नेटवर्क्स काफी हद तक डिस्टर्ब हो जाए। इन हेडक्वार्टर्स के अलावा ऑपरेशन सिंदूर ने दूसरे क्रिटिकल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया। मुजफ्फराबाद में सवाईनाला, कोटली में गुलपुर, हिंबर में बारनाला और कोटली के पास अब्बास में एलईटी के ट्रेनिंग सेंटर्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल पर जीएम के स्टेजिंग एरिया और पाकिस्तान के सियालकोट के पास सरजाई में एक ट्रेनिंग कैंप पर भी हमला किया गया। पाकिस्तान के सियालकोट के पास ही उन्होंने जुलाई में हिजबुल मुजाहिदीन के एक कैंप को भी टारगेट लिस्ट में शामिल किया गया था। खास बात यह है कि 1971 के संघर्ष के बाद पहली बार इंडियन हमलों ने पाकिस्तानी फॉरवर्ड एयरबेसेस को भी निशाना बनाया, जो ऑपरेशन के स्कोप और इंटेंसिटी में एक अहम टैक्टिकल डेवलपमेंट था। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के बाद इंडिया ने टेररिस्ट एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के मामले में अहम नतीजों की जानकारी दी। इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल बयानों में बताया गया कि प्रिसिजन स्ट्राइक्स के दौरान 100 से ज्यादा टेररिस्ट्स मारे गए। मारे गए लोगों में जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख लीडर अब्दुल रऊफ अजहर भी शामिल था। इसके अलावा रिपोर्ट्स में जीएम के चीफ मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स की मौत की भी पुष्टि हुई। इन आंकड़ों ने टारगेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की लीडरशिप और रैंक्स को कमजोर करने में ऑपरेशनल सक्सेस को दिखाया। फोकस साफ तौर पर उन लोगों पर था जो इंडिया के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सीधे तौर पर शामिल थे, जो एक की ऑब्जेक्टिव था। इसके उलट पाकिस्तान ने ऑपरेशन के असर का एक अलग ब्यौरा पेश किया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने दावा किया कि इंडियन हमलों में सिविलियन कैजुअल्टीज हुई। उन्होंने बताया कि इंडियन मिलिट्री एक्शन की वजह से 26 पाकिस्तानी सिविलियंस मारे गए और 46 घायल हुए। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स को नुकसान पहुंचाने के दावे भी किए। उन्होंने दावा किया कि एंगेजमेंट्स के दौरान उन्होंने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराए। इन दावों में खास तौर पर 3 फ्रेंच मेड रफाले फाइटर जेट्स को मार गिराने का जिक्र था। खबरों के मुताबिक एरियल एंगेजमेंट्स में इंडियन रफालेस और पाकिस्तानी J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिससे कॉन्फ्रंटेशन के टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स सामने आए। ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री रिस्पांस शुरू किया। यह मुख्य रूप से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी शेलिंग के रूप में था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में कुछ मिलिट्री साइट्स को भी टारगेट किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। पाकिस्तान की इस जवाबी फायरिंग से दुर्भाग्य से और जाने गई। शेलिंग की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले 12 इंडियन सिविलियंस की जान चली गई। दुखद बात यह है कि इन एक्सचेंजेस के दौरान एक इंडियन आर्मी जवान भी शहीद हो गया। इससे पता चला कि केयरफुल प्लानिंग के बावजूद ऐसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के बाद एस्केलेशन के कितने इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। इंडिया ने भी बदले में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए। इंडियन मिलिट्री ने बाद में हुए पाकिस्तानी हमलों को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज करने की सूचना दी। यह इसके इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स ग्रिड के प्रभावी डिप्लॉयमेंट के जरिए हासिल किया गया। इनकमिंग थ्रेट्स को रोकने के लिए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी एक्टिवेट किया गया। एक और जवाबी कार्रवाई में इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान के अहम मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया। खास तौर पर रावलपिंडी, लाहौर और कराची में स्थित एयर डिफेंस रेडर्स इन सिस्टम्स को निशाना बनाया। इन स्पेसिफिक मिशंस के लिए इंडिया ने कथित तौर पर इजरायली मेड एयर लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें सुसाइड ड्रोन्स भी कहा जाता है, का इस्तेमाल किया, जो एक डायनामिक और अडैप्टिव रिस्पांस कैपेबिलिटी को दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन में एक बहुत अहम एवोल्यूशन को चिह्नित किया। इसने साफ तौर पर टेररिस्ट बेसिस के खिलाफ
प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने की बढ़ी हुई इच्छा और कैपेबिलिटी का संकेत दिया। यह संकल्प इन बेसिस की जियोग्राफिकल लोकेशन की परवाह किए बिना था, भले ही वे सॉवरेन पाकिस्तानी टेरिटोरी के अंदर स्थित हों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव को काफी स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन प्रॉक्सी वॉर्स में शामिल होने से दूर हटने का संकेत देता है। इसके बजाय इंडिया अब उन एंटिटीज के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार था जो सक्रिय रूप से टेररिज्म को सपोर्ट और स्पॉन्सर करते हैं। यह क्षेत्र और उससे आगे के दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट स्ट्रेटेजिक मैसेज था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास स्ट्रेटेजिक नैरेटिव को सक्रिय रूप से मैनेज किया। ऑफिशियल्स ने कई प्रमुख इंटरनेशनल पार्टनर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग्स की। इनमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और रशिया शामिल थे। इन ब्रीफिंग्स के दौरान इंडिया ने अपनी कार्रवाइयों के नॉन एस्केलेटरी नेचर पर जोर दिया, उन्हें जरूरी काउंटर टेररिज्म मेजर्स के रूप में पेश किया। ग्लोबल मीडिया कवरेज ज्यादातर इंडिया के पक्ष में था। इसने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को लगातार टेररिस्ट प्रोवोकेशंस के खिलाफ एक जायज जवाबी कार्रवाई के रूप में दिखाया। गैप 2S। हालांकि शुरुआती मीडिया फोकस कभी-कभी ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक गोल्स के बजाय एयर टू एयर एंगेजमेंट्स पर केंद्रित रहा, जिससे नैरेटिव कंट्रोल में थोड़ी चुनौती आई। देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया में अलग-अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा की कि पूरे ऑपरेशन को कैमरे पर सावधानी पूर्वक डॉक्यूमेंट किया गया था। उन्होंने बताया कि यह कदम डोमेस्टिक क्रिटिक्स से सबूत की किसी भी मांग का पहले से मुकाबला करने के लिए उठाया गया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित हो सके। हालांकि विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन के बाद बीजेपी सरकार की फॉरेन पॉलिसी की आलोचना की। उन्होंने डिप्लोमेटिक फेलियर्स का आरोप लगाया और नेशनल सिक्योरिटी पर चिंता जताई। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि हफीज सईद और मासूद अजहर जैसे टॉप टेररिस्ट फिगर्स को न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया गया। उन्होंने हमलों से पहले कथित इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी चिंता जताई। ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस दूरगामी हैं। इसने यकीनन साउथ एशियन क्षेत्र की सिक्योरिटी डायनामिक्स में एक न्यू नॉर्मल स्थापित किया है। पाकिस्तान में टेररिस्ट लिंक टारगेट्स के खिलाफ इंडिया द्वारा क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल अब एक एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स माना जाता है, न कि कोई एक्सेप्शनल बात। इससे यह उम्मीद की जाती है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया के भविष्य के रिस्पॉन्स बढ़ेगा या उससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए एक मुख्य चुनौती टारगेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स का एडेप्टेशन होगा। वे अपने एसेट्स को फैला सकते हैं और छिपने के तरीकों में सुधार कर सकते हैं। इससे इंडिया की इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटीज पर दबाव बढ़ेगा, जिससे एडेप्टेशन का एक निरंतर मुकाबला चलेगा। इतनी इंटेंसिटी के बावजूद कोई पब्लिक न्यूक्लियर धमकियां नहीं दी गई।